करे कमोडिटी ट्रेडर्स, कहाँ जाए इतनी वोलेटिलिटी में? जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं सीट पे तब से लगातार मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी चल रही है, उसके अंदर कुछ करा नहीं जा सकता। कौन सी ऐसी कमोडिटीज है जो 2026 में एक ट्रेडर ट्रैक कर सकता है, ट्रेड कर सकता है? जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कभी ट्रेडिंग नहीं करते। ट्रेडिंग हम जब करते हैं तो एक साधु की तरह बिल्कुल करना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है अंकित जी धन स्टूडियो में। कमोडिटी समाचार बहुत शानदार काम कर रहे हैं और बहुत बहुत बधाई आपको उसके लिए। थैंक यू सो मच समल जी, और धन पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। तो अंकित जी, इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज़ में आतिशबाजी चल रही है। मैं दिवाली के पहले से कह रहा था और 2026 भी धमाके से शुरू हुआ है। क्या करे कमोडिटी ट्रेडर्स, कहाँ जाए इतनी वोलेटिलिटी में? देखिए, वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी, ये एक पार्ट एंड पार्सल है। ऐसा नहीं है कि ये आज हुई है। 2011 में भी हमने इसी तरह की वॉलेटिलिटी देखी थी, जहाँ पे 23,000 24,000 से चांदी अनएक्सपेक्टेड 73,000 तक गई थी और एक दिन में 20,000 भी गिरी थी। उसके बाद में सिचुएशन वापस से नॉर्मल हुई, वापस से सेम कंडीशंस हुई और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो वापस से उसी तरह से ट्रेड करना चालू कर दिए थे। इस समय इतनी वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर चल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस। जितनी अभी हमने देखा है, वेनेजुएला वाला केस हुआ है, उसके पहले टैरिफ वाला बहुत सारी चीज़ें गई। तो जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं सीट पे तब से लगातार मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी चल रही है, उसके अंदर कुछ करा नहीं जा सकता। लेकिन ग्लोबल मार्केट में सिल्वर एकदम से गायब हो जाना, जिस तरह से न्यूज़ेज़ आ रही हैं, उसके कारण वॉलेटिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीक करी है। ऑप्शंस के अंदर भी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मार्जिन्स हो चुकी है। तो ट्रेडर्स को अभी थोड़ा सा परेशानी हो रही है, तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। लेकिन आने वाला टाइम वापस से आपको बेटर देखते हुए मिलेगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ मुझे लगता है कि मार्च तक का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में वापस से अपनी चीज़ें थोड़ा सा कंटिन्यू हो सकती हैं। तो ये जैसे आपने बोला चीज़ें कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन इस बीच वेनेजुएला बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो अभी हुई है। किस तरह देखते हैं आप वेनेजुएला, खास करके कमोडिटी प्राइसिंग पर्सपेक्टिव से, वोलेटिलिटी पर्सपेक्टिव से? बहुत गलत नैरेटिव सेट करा गया। मैं इसमें ये बोलूँगा कि आपने अटैक करा, वहाँ पे तक तो ठीक था। आपने राष्ट्रपति को उठा के सीधा की सीधा आप उठा के ले गए और अमेरिका ले जा के वहाँ पे उनके ऊपर केस चला गया, वो भी ड्रग्स का। आप सोचिए 2000 किलोमीटर दूर ड्रग्स का केस, वहाँ से आपको लग रहा है कि ड्रग्स वहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, जबकि मैक्सिको बिल्कुल पास में है। वहाँ से आपको नहीं लग रहा कि ड्रग्स इंपोर्ट हो रहा है। तो जो भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी पॉलिटिकल हैं। अगर कोई बोल रहा है कि ड्रग्स वाला केस है, तो ड्रग्स वाला केस नहीं है, वेनेजुएला पे अटैक करा गया है। लेकिन ये पूरा के पूरा अटैक इनडायरेक्टली चाइना पे है। ये अटैक के बाद में आप मान के चलिएगा जो 160 देश है ना, उनको डर लगने लग जाएगा कि हम अगेंस्ट में अमेरिका के कैसे जाएं। और डी डॉलराइजेशन जो वाली बात चल रही थी कि डी डॉलराइजेशन हो जाएगा, हम डी डॉलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ब्रिक्स नेशन आगे बढ़ रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगाने की कोशिश करी है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो क्या ये प्रो डॉलराइजेशन बोला जाना चाहिए? बिल्कुल बोल सकते हैं इसको प्रो डॉलराइजेशन, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने रोकने की कोशिश की, कई बार उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दिए हैं कि आप डॉलर को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, डी डॉलराइजेशन वाली बात नहीं करेंगे। और ये फर्स्ट केस नहीं है, इसके पहले भी केस हुआ है। हमने सद्दाम हुसैन के टाइम पे देखा था, उन्होंने भी क्रूड ऑयल को अदर करेंसीज के अंदर ट्रेड करने की बात करी थी, उनके ऊपर अटैक हुआ था। वो अलग रीजंस हैं कि उन्होंने जो भी उस समय रीजंस निकाले होंगे, लेकिन सेम चीज़ यहाँ पे करने की कोशिश करी गई है। मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, कोट करना चाहूँगा। वेस्टर्न साइड में जो जितना ज़्यादा अटैक करता है या फिर जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ को जीतने की कोशिश करता है, उसको वहाँ पे ग्रेट माना जाता है। इन इंडिया में सुधांशु जी का एक कोट लूँगा, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि इंडिया में त्याग को बड़ा माना गया है। उन्होंने जितना लूटा है उसको बड़ा माना गया है। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने ज़्यादा कंट्रीज़ को कैप्चर करा हो, जिसने ज़्यादा लूटा हो, उसको वो लोग ग्रेट मानते हैं। तो वहाँ पे शायद डोनाल्ड ट्रंप इसी कंडीशंस पे चल रहे हैं कि हमने वहाँ पे अटैक करा। अब इनका स्टेटमेंट एक रिसेंटली निकल के आया था कि ऑयल अब जितना भी वेनेजुएला में हम वहाँ से शिपमेंट करके अमेरिका लेके जाएंगे। तो खुली तरीके की लूट है, इसको मैं बोलूँगा ये लूट ही चल रही है। आपने किसी कंट्री पर अटैक करा है क्योंकि आप पावरफुल हो, आप एक पावरफुल कंट्री हो, आपने एक कमज़ोर कंट्री के ऊपर अटैक करा। बाकी कोई कंट्रीज़ अभी आपके ऊपर कोई भी धावा नहीं बोल सकता है या फिर इस तरह की कोई भी कंडीशंस आपके ऊपर नहीं रख पा रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि सारी की सारी चीज़ें डॉलर्स में चल रही हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो क्या लगता है आपको, जैसे आज जब कमोडिटीज़ में कोई भी मूवमेंट होती है तो यूएस के डेटास को देखने के बाद बड़े आंकड़ों में बदलाव आता है, यूएस की कोई भी एक्शन को लेके बदलाव आता है। हालांकि बेस मेटल्स की बात की जाए तो चाइना अपना प्रभाव रखता है बेस मेटल्स में। तो अब ये जो प्रो डॉलराइजेशन स्टेटमेंट जो आ रही है अमेरिका से, जो एक्शंस आ रही है, आने वाले टाइम में
कमोडिटी की प्राइसेस में क्या नैरेटिव सेट करेगा? देखिए, एक वर्ड है जियोपॉलिटिकल टेंशन। ये मैं जब से इस मार्केट में आया हूँ, करीब 16 साल हो गए, पहली बार मैंने सुना था जियोपॉलिटिकल टेंशन। आज भी वही चीज़ सुन रहा हूँ, जियोपॉलिटिकल टेंशन। तो गोल्ड के लिए तो जियोपॉलिटिकल टेंशन बिल्कुल सदा के लिए बना हुआ है। अगर कोई भी टेंशन होगी तो गोल्ड वहाँ पे आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। सिल्वर एक तरीके से बिन पिंदा का लोटा बोलते हैं हम लोग इसको। उसका रीज़न ये है, कभी वो बुलियन की तरफ चली जाती है, कभी वो मेटल्स की तरफ आ जाती है, बेस मेटल की तरफ, क्योंकि उसका इंडस्ट्रियल यूज़ भी है और प्रीशियस मेटल का भी यूज़ है। तो दोनों तरफ उसके अंदर कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशंस बनते हैं। लेकिन अगर बात करें तो वर्ल्ड मार्केट में अगर देखा जाए तो दो ही कंट्री आज, एक अमेरिका और एक चाइना। दोनों कंट्रीज़ दोनों पावरफुल हैं। अगर हम देखें तो एक अमेरिका है जहाँ पे हम उसकी $23 ट्रिलियन की इकोनॉमी बात करते हैं, चाइना की $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी बात करते हैं। लेकिन उसके बाद जो थर्ड नंबर आता है वो सिर्फ $4-5 ट्रिलियन पे आके अटक जाता है। तो गैप बहुत बड़ा है। तो पूरे मार्केट में अगर जो अभी इस समय जो पूरा राज कर रहे हैं वो एक तरफ है चाइना और एक तरफ अमेरिका। ओके, तो ये वोलेटिलिटीज़ काफ़ी है, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ चाइना है, और सबसे मुख्य तरफ मेरे लिए जो है और आपके लिए भी जो है हमारे यूज़र्स हैं जिनके लिए आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो इन्हें क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए इस टाइप की खतरनाक चीज़ें जब हो रही है मार्केट में, या मैं कहूँगा जब इतनी वोलाटाइल सिचुएशन है मार्केट में, जियोपॉलिटिकल चेंजेस चल रहे हैं, तो कमोडिटी मार्केट में जो ट्रेडर है उसे क्या बदलाव लाना चाहिए अपने आप में? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव ये है कि डोंट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। आपको अगर न्यूज़ लग रही है, देखिए 4 तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, 4 तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। एक है फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू, जी बिल्कुल। एक है टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। जी बिल्कुल। फंडामेंटल्स में आप जियोपॉलिटिकल देखते हैं, मार्केट में आप फंड कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, इन चीज़ों को आप फैक्टर करते हैं। कौन स्टेटमेंट्स दे रहा है, उन चीज़ों को भी आप फैक्टर करने की कोशिश करते हैं इन फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में आप न्यूज़, जितनी भी चीज़ें मार्केट में फंडामेंटल से, उसको इग्नोर करते हैं, सिर्फ चार्ट्स पे भरोसा करते हैं। टेक्निकल्स मुझे थोड़ा फिर भी, क्योंकि मैं टेक्निकल्स में पिछले 16 साल से हूँ, फंडामेंटल्स में हम लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं टेक्निकल्स ज़्यादा फेवर करता है एज़ कम्पेयर टू फंडामेंटल्स, क्योंकि फंडामेंटल्स जब तक न्यूज़ आती है तब तक बहुत कुछ हो चुका होता है। टेक्निकल एनालिसिस क्यों? मान के चलिए कि अमेरिका में कोई चीज़ होने वाली है, आपको हमको यहाँ पे क्या पता चलेगी, लेकिन वहाँ पे अगर कुछ भी चीज़ चेंज हो रही है, अगर मान के चलिए, एक एग्जांपल देता हूँ कि इसको अगर लेके चलें कि अमेरिका में कुछ भी स्टेटमेंट निकल के आने वाला है, लेकिन वहाँ के लोगों को तो पता है। अगर चार्ट्स के ऊपर वहाँ पे आपको बल्क बाइंग दिख रही है, लोग अगर बल्क बाइंग करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही जगह है जो दिखेगी, वो चार्ट्स है। जी बिल्कुल। चार्ट्स के अलावा कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा कि किस तरह से बाइंग हो रही है, किस तरह से नहीं हो रही है, सेलिंग क्या हो रही है। वहाँ पे बल्क जो है, वॉल्यूम, आपको चार्ट दिखेगा। चार्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कभी चार्ट्स को देख के ट्रेडिंग नहीं करते, वो अपनी पोजीशंस डेवलप करते हैं एज पर फंडामेंटल्स। तब जाके आप वहाँ पे चार्ट्स पे आप डिराइव कर सकते हो कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। चार्ट्स में अगर कुछ सेंटिमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, जो पैटर्न्स बन रहे हैं, और मैं आजकल तो देखता हूँ, मैं बहुत सारे ऑसिलेटर्स लगाए जा रहे हैं, कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज लगाई जा रही हैं। मुझे लगता है इन सब से दूर रहना चाहिए। जो 200 साल पुराने फंडेज हैं, वो आने वाले 200 साल आगे भी वही फंडेज चलेंगे। जो बेसिक पैटर्न्स हैं टेक्निकल्स के, जो डबल टॉप है, डबल बॉटम है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स हैं, बेसिक प्राइस एक्शन जो है वही चलता हुआ नजर आएगा। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है ज्योतिषी। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास आते हैं कि हमने ज्योतिषी के साथ, आज चंद्रमा है, फुल मून है तो चांदी तेज होगी। तो मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, सबके अपने अपने बिलीव्स होते हैं, सबकी सारी चीज़ होती है। और चौथा एक जो सबसे बेस्ट है वो मुझे लगता है, वो है मन की आवाज़। आज मेरा मन कह रहा है, तो मन जो कह रहा ना, उसके ऊपर तो कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट मन से नहीं चलता हमारे। तो मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो देखा है कि मुझे लग रहा है अब बहुत तेज होगी है और अब इसको बेचना चाहिए। तो कमोडिटीज़ ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे आप फंडामेंटल्स या इस तरह की चीज़ें निकाल सकें। मार्केट 3 ही तरह से चलता है, या तो नहीं सेलिंग होगी, या तो बाइंग होगी, या फिर कंसोलिडेशन होगा। चौथी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति में तो 4 ऑप्शन होते हैं, हमारे यहाँ तो 2 ही ऑप्शन है, सिर्फ सस्ता खरीदना और महंगा बेचना, इसके अलावा आपको कुछ करना नहीं है। तो मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को यहाँ पे 80% एनालिसिस करनी चाहिए। मैंने आपके शो पे कई बार बोला है, 80% एनालिसिस करनी चाहिए और 20% आपको ट्रेड करना चाहिए। लोग उसका उल्टा करते हैं, 20% एनालिसिस करते हैं और 80% ट्रेडिंग करते हैं। जितनी ज़्यादा आप ट्रेडिंग करोगे उतना ज़्यादा आपको नुकसान लगेगा, ये चीज़ क्लियर है। क्या बात है, मतलब 80% एनालिसिस हो, 20% ट्रेड हो। तो एक बात आपने कही कि मन की बात सबसे खतरनाक है, तो ये मन की बात जो खतरनाक है, इसको रोके कैसे? इसको रोकने में अपने को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एक ट्रेडिंग हम जब करते हैं तो एक साधु की तरह बिल्कुल करना चाहिए, जहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है तो खुश नहीं होना है,
और लॉस अगर हो रहा है तो आपको दर्द नहीं होना चाहिए। क्या बात है। तो ये तो बेहतर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही इसकी शुरुआत हो सकती है, मेरा ये मानना है फिर। रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा वर्ड है सर। बहुत लोग इस दुनिया में बात करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, रिस्क मैनेज करना आना चाहिए, लेकिन रिस्क मैनेज करना किसी को आता नहीं है और ना इसकी कैलकुलेशन किसी को बताई गई है। रिस्क मैनेज करने के लिए टाइम फैक्टर, उसके साथ साथ आपकी पोजीशन साइजिंग, उसके साथ साथ आपका रिस्क फैक्टर, ये तीनों चीज़ें आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिस्क मैनेज करना चाहिए। अब वो एक लॉट में अगर ट्रेड कर रहा है तो रिस्क अब वो कैसे मैनेज करेगा? उसको यही नहीं पता है कि मुझे कितना लॉट में ट्रेड करना है, कितने में लॉट में नहीं करना है। इस मार्केट में दो चीज़ें चलती हैं। फोमो फैक्टर आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है कि फोमो हो गया है, और फोमो फैक्टर में ग्रीड और फेयर दोनों आते हैं, वहाँ पे लोग ट्रेडर्स फंस जाते हैं। इन चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा। और बहुत सारे ट्रेडर्स जो बोल रहे हैं आपके मन की आवाज़ से दूरी सिर्फ आप तभी बना सकते हैं जब आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। रिसर्च एनालिस्ट जो होता है वो आपको सपोर्ट करता है, वो आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है। अगर आप सोचेंगे मैंने उसको रिसर्च एनालिस्ट को मैंने पैसा दिया है और उसने मुझे कॉल्स प्रोवाइड करेगा और यहाँ से मैं करोड़पति बन जाऊँगा, दिस इज़ नॉट द ट्रू थिंग। क्योंकि वो मल्टीपल 1000 से ज़्यादा लोगों को, लाखों लोगों को वो एक सेम रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। आज हम लोग बात कर रहे हैं, लाखों लोग इस चीज़ को देखेंगे। अब वो लाखों लोग चीज़ देख रहे हैं, सबके इंटरप्रिटेशन अलग अलग चीज़ है। मैंने बोला गोल्ड तेज लग रहा है, कोई बोलेगा थोड़ा तेज है, कोई बोलेगा यहाँ से $10,000 हो जाएगा, कोई बोलेगा, कोई क्लाइंट होता है बोलता है मुझे एक लॉट में ट्रेड करना है लेकिन मुझे 100 पॉइंट चाहिए। एक क्लाइंट बोलता है मुझे 100 लॉट में ट्रेड करना है, केवल $1 ही चाहिए। तो सबकी डिमांड अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग है। तो जो ट्रेडर है उसको अपनी रिक्वायरमेंट सबसे पहले समझनी पड़ेगी और जो मन की आवाज़ है उससे दूरी बनानी पड़ेगी। और जो साधु वाली मैंने कंडीशन बोली है वो आपको रखना पड़ेगा कि प्रॉफिट में आप खुश नहीं हो सकते और लॉस में आप दुखी नहीं हो सकते। क्या बात है। तो अंकित जी, जब बात आप कर रहे हैं कि हर किसी का पैटर्न अलग होता है, उसे अपने पैटर्न को समझना होगा, साधु के जैसे ट्रेड करना होगा। अब जब साधु मार्ग पे निकल पड़ा है तो दो चीज़ें मैं पूछना चाहूँगा। अब सामने जो वोलेटिलिटी है ना, वोलेटिलिटी जो है आज कमोडिटीज़ में अगर मैं देखूं तो चांदी में 10,000 से 12,000 रुपये की मूवमेंट एक नॉर्मल बात हो चुकी है। गोल्ड में 3,000-4,000 पॉइंट्स की मूवमेंट काफ़ी नॉर्मल हो चुकी है क्योंकि उनके प्राइजेस भी इस तरह बढ़ गए हैं। तो और अगर मैं अगले सेगमेंट की तरफ देखूं जहाँ क्रूड है या नेचुरल गैस है, जो हाईली ट्रेडेड या लाइट कमोडिटीज़ है, लिक्विड कमोडिटीज़ है, वो हमेशा से थोड़ी बेहतर वोलेटाइल रही है मार्केट में। तो अब इस एक्सट्रीम हाई वोलेटिलिटी में 2024, 2025 और 2026 जो जहां हम आज है, किस तरह का चेंज आप देखते हैं डेली एवरेज वोलेटिलिटी में और किस तरह का ट्रेड पैटर्न आप चेंज रिकमेंड करेंगे हमारे साधुओं को? सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको ये समझनी पड़ेगी कि मार्केट डिसाइड करता है स्टॉप लॉस, मार्केट डिसाइड करता है टारगेट, और मार्केट ही सब कुछ डिसाइड करता है। कोई भी ट्रेडर, कोई भी एनालिस्ट स्टॉप लॉस, टारगेट्स डिसाइड नहीं कर सकता। एक पैटर्न बनता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आया हूं तो कुछ करके जाऊंगा, मतलब आज सुबह सुबह इंट्राडे में सुबह 9 बजे मार्केट खुला है तो 9:30 तक मेरी पोजीशन बन जानी चाहिए। गलत बात है, बिल्कुल काफ़ी गलत बात है। 9:30 तक मेरी पोजीशन बन जानी चाहिए और आया हूं तो कुछ करके जाऊंगा, जो वाली स्ट्रैटेजी है उससे पहले दूर होना पड़ेगा। आपने बात करी वॉलेटिलिटी की। आज की तारीख में हमने देखा है 15-15, 20-20 हज़ार रुपये की वॉलेटिलिटी है। एक सिल्वर के अंदर अगर मैं ट्रेड करता हूं तो 30 किलो के अगर लॉट साइज है तो 6 लाख रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस की यहाँ पे वॉलेटिलिटी चल रही है। अब 6 लाख रुपए अगर मैं बोल कर रहा हूँ 20,000 रुपये की मूवमेंट है, 6 लाख रुपए अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। अब आप बोलेंगे मिनी लॉट में आ जाते हैं, तो अगर मैं मिनी लॉट में भी आ जाता हूँ तो उसके अंदर भी आपको रिस्क बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो 1 लाख रुपए का है। अब जिसके पास 1 करोड़ है वो क्या एक मिनी लॉट में ट्रेड कर सकता है? उसकी हैबिट ही नहीं है। उसके पास तो ये है कि मेरे पास 1 करोड़ है, मैं तो 1 लॉट सिल्वर में ही ट्रेड करूंगा। तो ये जो डायरेक्शन है इससे थोड़ा सा दूरी बनानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज़, किसी कमोडिटी से प्यार मत करिए, किसी भी कमोडिटी से प्यार मत करिए। अगर इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, दूरी बनाइए, कुछ टाइम के लिए उससे दूरी बनाइए। जैसे ही वो वापस नॉर्मल कंडीशंस में आएगा आपको ट्रेडिंग करने के वापस मौके मिलेंगे। लेकिन उतनी वॉलेटिलिटी में आपने अपना पैसा खो दिया तो आपको अगला मौका ही नहीं मिलेगा। बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं जहाँ पे मोमेंटम कम है, जहाँ पे आपको क्लैरिटी दिख रही है। लेड जैसी कमोडिटी जहाँ पे मोमेंटम नहीं होते थे वो उसमें भी हमने मोमेंटम्स देखे हैं। निकल, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, बेस मेटल्स के अंदर मोमेंटम।
अगर किसी को कम वॉलेटिलिटी में ट्रेड करना है तो बहुत टाइम से हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल के अंदर आपको ट्रेड देखने को नहीं मिल रहा है। आगे चल के इसके अंदर वॉलेटिलिटी आएगी, जब इसके अंदर वॉलेटिलिटी आएगी तब हमें सिर्फ उसी के अंदर ट्रेड करना है, वो एक गलत चीज़ है। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, जब आपको चांदी 90,000 पे अच्छी नहीं लग रही थी तो 2.5 लाख पे भी अच्छी नहीं लगनी चाहिए। क्या बात है, सही बात है। तो आपने एक बहुत प्यारी बात कही पूरे कॉन्वर्सेशन के बीच में कि जब चांदी में या मतलब बड़े और छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स में 1 करोड़ किसी के पास पड़ा हो तो वो यही सोचते हैं कि मैं बड़ा लॉट क्यों ना ले लूँ और मैं वहीं से काम क्यों ना करूँ। तो अब विच इज़ द बेस्ट कमोडिटी? आपने कहा कमोडिटीज से प्यार, किसी भी कमोडिटीज से प्यार मत करिए, आपके लिए जो बेहतर कमोडिटीज है उसमें काम करिए। तो कौन सी है अंकित जी के लिए, या अंकित जी ने आइडेंटिफाई की हुई कौन सी ऐसी कमोडिटीज है जो 2026 में एक ट्रेडर ट्रैक कर सकता है, ट्रेड कर सकता है? सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ तो गोल्ड सिल्वर। ज्वेलर्स अगर आप हैं, अगर आप ज्वेलर्स हैं तो आपको गोल्ड सिल्वर में ही ट्रेड करना है, अब उसके बाहर जाएंगे नहीं। कॉपर आपके यूज़ होता है, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन 2026 की अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई कमोडिटी नहीं है इस साल के लिए जो चलेगी नहीं, और अगले 4 साल कमोडिटी का रहने वाला है। इक्विटीज़ के अंदर अभी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्लगिशनेस है, बहुत ज़्यादा इतने मोमेंटम्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, और जिस तरह से सिल्वर का हाइप बना हुआ है तो इतनी जल्दी ये हाइप खत्म होने वाला नहीं है कमोडिटीज़ का। अभी तो हमने देखा है कॉपर के अंदर मोमेंटम चालू हुआ है, तो इंटरनेशनल जो आपने क्या कहा, कॉपर में मोमेंटम चालू हुआ है? ये चालू हुआ है। जब मैंने आपको फर्स्ट रिपोर्ट दी थी तब 925 रुपए कॉपर था और हमने 1118 का टारगेट इनिशियल रिपोर्ट में दिया था उसके बाद में, तो अभी कॉपर चालू हुआ है। कॉपर अभी बेस मेटल के अंदर अब बहुत बड़ा रिवाइवल देखने वाला है। देखिए, आपको इक्विटी और कमोडिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इक्विटी में आप क्या देखते हैं, किसी कंपनी की बैलेंस शीट है, कंपनी की परफॉर्मेंस है, आप मैक्रो इकोनॉमी में अगर देखेंगे तो सिर्फ इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे। लेकिन जब हम कमोडिटीज़ की बात करते हैं तो ये इंडस्ट्रियल यूज़ है। आप कमोडिटीज़ में एक चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करके रख दिया है और मैं लॉन्ग टर्म के अंदर इसमें बैठा रहूँ कि सिल्वर 10 लाख हो जाएगी, 20 लाख हो जाएगी, ये ट्रेड हम कमोडिटीज़ में नहीं कर सकते। उसका फर्स्ट रीज़न है इक्विटीज फॉर इन्वेस्टमेंट, कमोडिटीज इज़ फॉर ट्रेडिंग। कमोडिटी बनी ही ट्रेडिंग के लिए है। अगर सोयाबीन है, आप उसको ऐसा नहीं है कि 10 साल पड़ा कर रखोगे, सड़ जाएगा। जो सब्जियां होती हैं अब वो ट्रेडिंग के लिए बनी हुई हैं, अगर आप उसके अंदर रखेंगे तो 2-3 दिन में खराब हो जाती है। तो कमोडिटीज इज़ फॉर ट्रेडिंग, आपको इसको ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से लेना है। सिल्वर अभी आपको अच्छी लग रही है, बोल रहे हैं $200 हो जाएगी, $500 हो जाएगी, फिजिबल क्या है? अगर उसका अल्टरनेट निकल के आ गया तो वैसे ही सिल्वर के प्राइसेस नीचे आने लग जाएंगे। तो अभी चाइना के अंदर क्या हो रहा है कि सिल्वर के प्राइसेस महंगे हो गए, तो सबको अपनी कॉस्टिंग भी देखनी है। अभी एक बीच में अभी एक रूमर चला था कि सैमसंग जो है 1 किलो की बैटरी लगाएगा एक कार के अंदर। अब 1 किलो सिल्वर अगर वो लगा रहा है और 20 करोड़ कार अगर वो पूरे इंडिया वर्ल्ड वाइड अगर बन रही है, तो आप समझिए 20 करोड़ किलो आपको सिल्वर लगेगी, तो सिल्वर के प्राइसेस कहाँ पे जाएंगे? तो इतनी तो सिल्वर ही नहीं है मार्केट के अंदर, तो जितना वो कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या होता है, रिप्लेसमेंट आते हैं, और इनके रिप्लेसमेंट जैसे आएंगे तो दूसरी कमोडिटीज पे शिफ्ट होंगे। तो सिल्वर से हट के अब कहाँ पे आएंगे लोग? कॉपर की तरफ। क्यों? कॉपर सिल्वर से सस्ता है। अगर हम बात करें कॉपर, तो कॉपर सिल्वर से सस्ता है, तो कॉपर का यूजेस देखेंगे। अब कॉपर अगर इसका रेट बहुत बढ़ गया, मान के चलिए ये 2000, 2500, 3000 की तरफ पहुंच गया, तो उससे चेंजेस शिफ्ट होकर बाकी अदर कमोडिटीज पे आएंगे। जिंक हो गया, लेड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो कमोडिटीज यहाँ पे शिफ्ट होती हुई नजर आएंगी। किसी भी एक कमोडिटी के अंदर अगर हमने बोला है कि इसके अंदर तेजी चल रही है, गोल्ड इज अ डिफरेंट थिंग। गोल्ड सेफ हेवन एसेट है, इंडस्ट्रियल यूज बहुत कम है, पेपर असेट्स की जगह वो लेता है। फिएट करेंसी के अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गोल्ड को होता है। तो गोल्ड को हम अलग रखते हैं, क्रूड ऑयल को अलग रखते हैं, बेस मेटल्स को अलग रखते हैं। सबके सिनेरियोज हैं, कौन से सिनेरियोज में क्या फिट होगा उसके लिए पढ़ना और समझना मार्केट में बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़े और बिना समझे अगर कोई मार्केट में ट्रेड कर रहा है, वो कभी भी नहीं जीतेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके पास कितना भी हो। किसी के पास कितना पैसा होगा? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। रिटेल ट्रेडर्स के पास में अगर मैं बात करूं, कोई अगर HNI है तो कितना होगा? 50 करोड़, 100 करोड़। कोई बोलता है मेरे पास और ज़्यादा है तो 500, 1000 करोड़। जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो FIs हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो तो स्टार्टिंग ही 3000 करोड़ से करते हैं। तो आप टिक कर रहे हैं, तो एक समंदर है, आपको उसकी गहराई नापनी पड़ेगी। दूर बैठ के एक सिर्फ सिप लीजिए, मतलब एक जो स्ट्रॉ होती है, बैठ के धीरे धीरे आप पानी पीते रहिए। अगर आप सोचेंगे मैं बाल्टी भर के पानी लेके आ जाऊं, हमेशा डूबने का खतरा रहेगा। क्या बात है। तो मतलब बात तो यही आ रही कि साधु बनना ही पड़ेगा। देखिए, जो एनालिस्ट होता है वो पंडित होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पंडित क्या देखता है? हाथों की लकीरें। हम भी चार्ट्स पे हाथों की लकीरें देखते हैं।
वो भी गारंटी नहीं लेता, हम भी गारंटी नहीं लेते हैं। वो भी पास्ट प्रिडिक्शन के बेसिस पे आपको आगे का प्रिडिक्शन बताता है। पास्ट एनालिसिस को देख के, पास्ट कल्चर हिस्ट्री देख के वो आपको आगे की चीज़ें बताता है। हम भी वही चीज़ों को देखते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, चार्ट को उसी तरह के एनालिसिस करते हैं और आगे के प्रेडिक्शंस देते हैं। तो पंडित में और हमारे में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो क्लाइंट है उसको साधु बनना ही पड़ेगा, जहाँ पे उसको बहुत क्लैरिटी से एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि मैं यहाँ पे ट्रेड, मैं बहुत मीटिंग्स में जाता हूँ, आपके साथ में कई बार मैं मिला हूँ, आपने भी देखा होगा, सिर्फ बात क्या होती है, क्या लग रहा है। पूरी दुनिया एक ही चीज पे बात करती है। दो दोस्त मिले हैं, अरे गोल्ड में क्या लग रहा है, चांदी में क्या लग रहा है जी। अगर अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ में तुषार जी थे, वो मेरे से पूछे चांदी में क्या लग रहा है। तो पूरी दुनिया में एक ही चीज चल रही है, क्या लग रहा है। कोई ये नहीं पूछ रहा क्यों लग रहा है। क्यों लग रहा है पूछना बहुत जरूरी है, क्या लग रहा है इसे। क्या बात है। तो बात तो हो गई कि भाई कमोडिटी में सब कुछ बड़ा अट्रैक्टिव है 2026, और आपने तो 2030 की आगाज लगा दी है शानदार, कि अगले 5 साल जो है काफ़ी पावरफुल है कमोडिटीज़ के। तो एक जो मैं कुछ ट्रेडर्स जैसे होते हैं, 2-3 टाइप से ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। कुछ जो होते हैं वो लाइफ आफ्टर 3:30 जी रहे होते हैं, इक्विटीज़ में ट्रेड करने के बाद शाम को कमोडिटीज़ में कर लेते हैं। कुछ जो होते हैं वो एक्सक्लूसिव हार्ड कोर कमोडिटीज़ में ट्रेड कर रहे होते हैं। कुछ बिगिनर्स होते हैं और कुछ प्रो ट्रेडर्स होते हैं जो कमोडिटीज़ में ही पले बढ़े हैं। इन सब के लिए कोई एक कॉमन मैसेज है, कोई एक कॉमन चीज़ है जो वो करे, या सबके लिए अलग अलग तरीका होगा ट्रेड करने का? चॉइस प्रेफरेंस हमेशा होती है कि मुझे क्या चीज़ पसंद आती है, लेकिन मैं बात करूंगा आज का सिनेरियो चेंज हो चुका है। हम 2020 के पहले का सिचुएशन और कोरोना के बाद की सिचुएशन में बहुत डिफरेंस आया है। मैंने आपको जैसे बोला कि 3 से 4 साल अभी यहाँ पे कमोडिटीज़ बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी, लेकिन अब जो कमोडिटीज़ के अंदर ध्यान आ रहा है वो आगे लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू होगा। लोग बहुत सारे एक चीज़ बोलते हैं कि हमें इक्विटी पसंद है, मुझे कमोडिटी समझ में नहीं आती, मुझे फॉरेक्स समझ में नहीं आता, मुझे क्रिप्टो समझ में नहीं आता। कोई भी चीज़ में आपको, अगर आप फाइनेंशियल मार्केट, ये सारे फाइनेंशियल मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं। कभी हो सकता है कि आपको बॉन्ड के अंदर भी पैसा लगाना पड़ जाए, कभी हो सकता है आपको अपना पैसा फ्री करके एफडी में लगाना पड़ जाए, कभी हो सकता है आपको कमोडिटीज़ बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा हो। तो कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसके लिए अपना प्लेटफॉर्म आपको सारे ओपन रखने पड़ेंगे। हो सकता है आपको इक्विटी परफॉर्म करता नजर ना आए, आपको एमसी नॉन एग्री कमोडिटी परफॉर्म करता नजर नहीं आए, लेकिन एग्री कमोडिटी के अंदर आपको बहुत अच्छे मोमेंट मिल रहे हैं। तो उस मोमेंटम को क्यों छोड़ना। बात यह है किसी भी चीज़ से प्यार नहीं करना है, बात यह है कि आपको जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करना है। अगर पुराना ज़माना गया जहाँ पे हम लोग रिजिड होते थे कि हम इक्विटी वाले हैं तो हम इक्विटी करेंगे, हम कमोडिटीज़ वाले हैं हमें इक्विटी समझ में नहीं आता है, तो आज की वो जनरेशन अब नहीं है। आज की जनरेशन पढ़ी लिखी है, समझदार है, और जो नई जनरेशन आ रही है वो डेफिनेटली बहुत अग्रेसिव है। तो वो इक्विटीज़, कमोडिटीज़, क्योंकि आपको कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो देखना है। हम सिर्फ इसी चीज़ में करते हैं, वो चीज़ गलत है। क्या बात। तो अंकित जी, मेरा अगला सवाल 2026 के लिए क्या कोई टॉप 2 सीक्रेट्स हैं अंकित जी के जो वो शेयर करना चाहेंगे यूजर्स के साथ हमारे स्टूडियो में? टॉप 2 सीक्रेट्स की अगर बात करूं तो पहली तो ये है कि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। ये सीक्रेट नहीं है, ये सबको पता होता है, लेकिन लोग इसको कर नहीं पाते। सेकंड जो चीज़ है, आने वाला टाइम जो है कमोडिटीज़ के लिए, मैंने अगर बात करूँ स्पेशली, तो कमोडिटीज़ के अंदर जो बुल रन चल रहा है, इसके अंदर जो वॉलेटिलिटी चल रही है वो है अब ऑप्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा आपको लिक्विडिटी भी मिल रही है, और ऑप्शंस एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप ट्रेड करना पसंद करेंगे। मैं ऑप्शंस को क्यों बोल रहा हूँ, ऑप्शंस लोग इसको स्पेकुलेशन समझते हैं, लेकिन ये रिस्क मैनेजमेंट का बहुत बड़ा टूल है। और आने वाले टाइम में अगर आप कमोडिटीज़ के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो बिना ऑप्शन के साथ आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। क्या बात है। तो आज हमने बात करी कैसे वेनेजुएला की जो घटना घड़ी है उसका मार्केट्स पे क्या असर हो रहा है, क्या चीज़ें ट्रेडर्स को ध्यान रखनी होगी और किस प्रकार से मार्केट में चाल होगी। तो ये 3-4 मुद्दों पे आज आपने बड़े अच्छे से हमें बताया, और आपने 2 की टेक अवेज बताए, 2 आपके पॉइंट्स बताए कि क्या चीज़ पे ट्रेडर को ध्यान रखना होगा। तो आई थिंक एक आपने बोला कि साधु बने, और दूसरी 2 चीज़ें जो आपने बताई है बिल्कुल आसानी से उनको जो ध्यान रखते आएगी भी, आई एम श्योर कि ट्रेडिंग करने से पहले नॉलेज ज़रूर ले। 80% एनालिसिस, 20% ट्रेडिंग। बिल्कुल, वो बहुत दैट्स द, आई थिंक दैट्स द की टेक अवे आई टेक इट हियर फ्रॉम यू। मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हैं इस मार्केट में, जब भी कोई पॉडकास्ट होता है तो एक ही चीज़ सुनना पसंद करते हैं कि
अगली कौन सी कमोडिटी है जिसके अंदर हम जी। निवेश करके चल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। मेरे को सर आप भी यही चाहते हैं कि 2026 में कौन सी कमोडिटी होगी जो परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल। तो सबकी ईगरनेस यही है कौन सी कमोडिटी परफॉर्म करती नजर आएगी। लेकिन मैं एक चीज़ बहुत दिल से और साफ बोलना चाहता हूँ, टाइम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि 2026 में ये रैली पकड़ में मिलेगी। $22 $20 जब चांदी चल रही थी तब मैंने प्रेडिक्ट करा था कि $75 होगी, लेकिन ये इतनी जल्दी होगी, कितनी टाइम लगेगा, ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, वो आपको पता होना चाहिए। टाइम फ्रेम वो भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन एक टाइम फ्रेम ऐसा नहीं है कि अब एक 50 साल बाद ये होगा, 100 साल बाद होगा, नहीं। इट विल टेक 5 ईयर्स, लेकिन 5 ईयर्स में हो सकता है वो 3 साल में हो जाए, हो सकता है वो 5 ईयर्स में हो जाए, लेकिन उस टाइम फ्रेम को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि 3 साल में होगी, 2 साल में होगी, या मेरा पैसा 1 साल में डबल हो जाएगा। इन चीज़ों से बचना चाहिए। और कोई भी अगर बोलता है कि 2026 के एंड में ये हो जाएगा, 2027 के एंड में हो जाएगा, तो बहुत सारे टारगेट्स जो 2026 के एंड में होने वाले थे सिल्वर और गोल्ड के, वो 2025 में ही अचीव होते हुए नजर आए। तो उसके बाद लोगों की सोच खत्म हो जाती है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बहुत ईमानदारी से बोलना चाहूँगा, प्योरली बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, अगर आपका प्रॉफिट आ जाता है, टारगेट आपका अचीव हो जाता है, अपना प्रॉफिट बुक करिए, लालच में मत बैठिए कि अभी और आएगा, क्योंकि दूसरे मौके आपको उसके बाद ही मिलेंगे। तो ट्रेड करना है तो साधु बनना है, डिसिप्लिन बनना है, 80% एनालिसिस करना है, 20% ट्रेड करना है, बिल्कुल। इन्फॉर्म डिसीजंस लेने हैं। बहुत शानदार चर्चा रही सर आज आपके साथ, बहुत बहुत धन्यवाद धन स्टूडियो में आकर ट्रेडर्स को 2026 की एक गाइडलाइन देने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.